चलिए एक और खबर का रुख करें तो इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल का ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला जारी है। डोनाल्ड ट्रंप के मना करने के बाद भी इजराइल का ये अटैक सामने आया है। इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजराइल का हमला हुआ है। नजफाबाद ड्रोन यूनिट, करज, तबरीज पर अटैक किए गए हैं। इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। तो पहले ईरान ने इजराइल पर हमला किया और अब इजराइल जो है ईरान पर हमला कर रहा है। ईरान के कई सैन्य ठिकानों को उसने तबाह कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के मना करने के बाद भी जो है इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। तो इजराइल के इस हमले से तेहरान के एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा है। साथ ही नफ्साबाद ड्रोन यूनिट, करज और तरवीज पर भी अटैक हुए हैं। इजराइल ने पलटवार करते हुए ईरान के कई शहरों को जो है तबाह कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के मना करने के बाद भी इजराइल ने जो ईरान पर हमले किए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार मनोज कुमार जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका मनोज जी। मनोज जी, इस तरीके से लगभग 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। ईरान, अमेरिका, इजराइल को लेकर अब तो लेबनान भी शामिल हो गया है इसमें। लगातार एक के बाद जो है हमले किए जा रहे थे। अप्रैल से जारी सीजफायर जो ईरान इजराइल के बीच अप्रैल से सीजफायर हुआ था, उसमें जो है अब कहीं ना कहीं ईरान ने उसको तोड़ते हुए पहले इजराइल पर हमला किया और अब इजराइल जो है पलटवार करते हुए ईरान पर हमला कर रहा है। आखिर कैसे देखें इस पूरे युद्ध को? देखिए कपिल जी, ये लगभग 100 दिन होने के बाद से अगर आप देख लीजिए तो जिस तरीके से वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस उत्पन्न हो रही है, मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे बैड फेजेज वहां पे चल रहा है। जिस प्रकार से आप देखिए कि शांति वार्ता होने के बावजूद भी इजराइल ने कभी भी अपने अटैक पे, खास करके हिजबुल्लाह के ऊपर, उसने कम नहीं किया था। और इस चीज को लेकर ईरान बार बार अमेरिका को वार्निंग दे रहा था कि जब तक हम लेबनान पे इजराइल का अटैक को रोकेंगे नहीं, तब तक शायद शांति वार्ता हो नहीं सकती। और ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया कि ईरान लेबनान को छोड़ नहीं सकता। और ठीक उसी प्रकार से इजराइल के पास एक बहुत बड़ी उसे एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो चाहता है कि जब तक हम हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से समाप्त न कर दें। और आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में लगभग 2 दौरे की बातचीत हुई लेबनान और इजराइल के बीच में, लेकिन वो कहीं से भी उसमें सफलता होते हुए नहीं दिख रही है। क्योंकि जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरीके से ईरान और विशेष करके लेबनान का जो संबंध है, वो कभी भी ईरान लेबनान को छोड़ ही नहीं सकता है। और दूसरी तरफ आप समझ सकते हैं कि वहां का जो आतंकी संगठन हिजबुल्लाह है, वो लेबनान उसको कहीं से भी कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करेगा। और इसीलिए शायद इजराइल बिल्कुल इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि डे बाय डे हम जिस तरीके से लेबनान के साथ और खास करके हिजबुल्लाह ने उसके ऊपर जो अटैक किए हैं इजराइल के ऊपर, वो एक तरीके से बढ़त बना के रखा हुआ है। और ये इसमें अमेरिका की जो भूमिका है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ट्रंप बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस एरिया में शांति वार्ता हो। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस युद्ध में अगर आप देख लिए तो बेसिकली ये कन्फ्लिक्ट जो है ईरान और इजराइल का ही है। और इजराइल इसमें तब तक इस चीज में पीछे नहीं हटेगा जब तक जो उसका टारगेट है, जो उसका गोल है, वो प्राप्त नहीं कर लेता। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति और जैसे 100 दिन के बाद से जब ये सीज फायर लग रहा है, टूटते हुए नजर आ रहा है। और इसमें ईरान भी, मुझे नहीं लगता है कि ईरान इस चीज को लेके चुप होगा या रुकेगा। वो ऑलरेडी अपना जो उसकी जो डिप्लोमेसी है और जिस तरीके से उसने इजराइल पे भी जो अटैक किया, हालांकि जो एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का था उसने उसको एक तरीके से उसको रोक दिया है। लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि जब एक बार शांति वार्ता अगर विफल हो जाती है तो ये युद्ध और ही ज्यादा भयानक रूप ले सकता है। क्योंकि जिसका हम सब देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जिस प्रकार से इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, चाहे एनर्जी को लेके हो या ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके हो। तो मेरा ये मानना है कि आने वाला समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरीके से ट्रंप को जो एक तरीके से पूरा वर्ल्ड से कहीं से उन्हें इस चीज को लेकर सपोर्ट नहीं मिल रहा। और उसमें इजराइल अब आज उनकी बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इजराइल जिस तरीके से इवन शांति वार्ता में भी इजराइल को कहीं से रखा नहीं गया था ईरान और अमेरिका के बीच में जो शांति वार्ता जो चल रहा था। लेकिन इजराइल बिल्कुल अपने एजेंडे और विशेष करके जो उसका गोल है, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। जैसा कि हम उसका हिस्टोरिकली जो उसका ट्रेडिशन जो रहा है, वो उसी को लेके आगे बढ़ रहा है। जी कपिल जी। मनोज जी, लेकिन ईरान इजराइल एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उस सीज फायर का क्या हुआ जो अप्रैल में लागू किया गया था? वो डोनाल्ड ट्रंप की बात का क्या हुआ जो नेतन्याहू से उन्होंने
फोन पर फटकार लगाते हुए कहा था और कहा था कि हमले को रोक दे इजराइल तुरंत। हालांकि इजराइल ने उस अपील को माना था कि हाँ चलिए हमले नहीं करेंगे, लेकिन अब जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया है तो इजराइल ने भी पलटवार किया है। क्या लगता है कि जिस तरीके से लेबनान में तो वो हमले कर ही रहा था, अब ईरान पे भी इजराइल ने हमले करने शुरू कर दिए हैं। तो जो शांति वार्ता की बातें चल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप की जो अपील थी बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर, क्या वो अपील अब कारगर साबित नहीं हो रही? और क्या लगता है कि अब जो हालात और बदलने वाले हैं, शांति वार्ता की तरफ कम और युद्ध की तरफ ज्यादा जो है रुझान समझ में आ रहे हैं? देखिए कपिल जी, बिल्कुल जिस तरीके से ट्रम्प ने अपने स्टेटमेंट से पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से ऑर्डर करने का प्रयास किया, और आज आप देख लीजिए वर्ल्ड में जहां जहां क्राइसिस है, जिस भी किसी भी एरिया में अगर आप देख लीजिए तो उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की भूमिका तय होती है। और हम सब जानते हैं कि अमेरिका इजराइल का एक सबसे मजबूत और पुराना एलाई है और दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में जो फुटेज निकल के आए हैं, वो कहीं से भी दिख नहीं रहा है कि उन दोनों के बीच में किसी भी तरीके की शांति वार्ता या एक दूसरे की बात को मानने को लेकर ये है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ट्रंप ने नेतन्याहू को स्टेटमेंट के थ्रू जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज किया, और हम सब जानते हैं कि देखिए नेतन्याहू को भी वहां पे इलेक्शन फेस करना है, और वो जिस तरीके से वहां की जनता में एक जो अनरेस्ट वहां पे पैदा हो रहा है, क्योंकि 100 दिन से लगभग 100 दिन पूरा होने जा रहा है और अभी तक आप देख सकते हैं कि कोई भी वैकल्पिक रास्ता निकलने के तरफ से कहीं से दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि आने वाले समय में अगर ये इसमें बहुत ज्यादा अगर इसको शांति वार्ता की तरफ अगर नहीं जाता है इजराइल और ईरान, तो ये युद्ध और तेज होगा। और मैं एक चीज मैं जो देख रहा हूं, अगर हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परसेप्शन इज ऑलवेज मैटर, और अभी जो इजराइल ने जो अपना परसेप्शन बना के रखा है और ईरान जिस तरीके से आप सब समझ सकते हैं, ईरान और अमेरिका के इस पूरे क्राइसिस में जैसे ईरान ने डिप्लोमेटिक तरीके से एक बढ़त बना के रखा हुआ था अमेरिका के ऊपर, वो कहीं ना कहीं इजराइल उसको आज तोड़ते हुए दिख रहा है। और आप समझ सकते हैं कि आज पहली बार पूरा अगर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से देख लिए तो अमेरिका और खास करके वेस्ट डिवाइड है इस पूरे इश्यूज को लेके, वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेके। तो मेरा यह मानना है कि अभी तक का सबसे ही मतलब बैड फेज है वेस्ट एशिया में और मिडिल ईस्ट में, क्योंकि इसके पहले जो भी अटैक ईरान कर रहा था वो खास करके मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर कर रहा था जहां पे आर्मी के बेस थे, और बीच में जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में जो शांति वार्ता आगे बढ़ी, लेकिन उसमें अभी इजराइल ने के ऊपर जो पहले ईरान ने जो अटैक किया और अभी जिस प्रकार से इजराइल अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, वहां पे आप समझ सकते हैं कि जो भी खास करके जो रिहायशी इलाके हैं जहां पे लोग रहते हैं, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर भी एक तरीके से अटैक हुआ है, महिलाओं के ऊपर अटैक हुआ। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है और पूरा वैश्विक राजनीति फिर से पिछले 100 दिनों से इस चीज को जूझ रहा है। लेकिन अभी इजराइल ने जो एक पोजीशन ले लिया है और नेतन्याहू कभी भी मुझे नहीं लगता है कि पीछे हटेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने फोर्सेस को एक तरीके से बिल्कुल अल्टीमेटम दे रखा है कि हमें बढ़त बना के रखना है लेबनान के ऊपर, और हिजबुल्लाह को एक तरीके से इस मौके का फायदा उठा के बिल्कुल एक तरीके से वहां पे समाप्त कर देना चाहते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार का वहां का जो एक हिस्टोरिकल जो दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स है, वो शायद यही एक मौका है नेतन्याहू के लिए, क्योंकि अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए, क्योंकि वहां पे जिस प्रकार से चुनाव को लेके भी जो एक प्रेशर्स बन रहे हैं। क्योंकि अगर आप देख लीजिए इस तीनों देश में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होने वाला है तो ट्रंप का होने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने जिस प्रकार से ईरान के ऊपर इजराइल के साथ मिलकर जो अटैक किया और जो उन्होंने गोल ऑब्जेक्टिव किया वो कहीं से सफल होते हुए नहीं जा रहा। और आप जिस तरीके से देख सकते हैं, चाहे उनके सीनेट में हो या उनके संसद में हो, जिस प्रकार से और इवन डोमेस्टिक लेवल पे जैसे ट्रंप गिरते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक जो उनका लिगेसी है वो एक तरीके से डिस्टॉर्ट हो रहा है। और शायद पेंटागन भी कहीं ना कहीं एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा थिंक टैंक है, और आज इस घटना को लेके जिस प्रकार से इजराइल और अमेरिका के बीच में जो एक तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, अभी कुछ रिपोर्ट्स आए हैं कि इजराइल के ऊपर अमेरिका ने आरोप लगाया है कि वहां पे उनके अधिकारियों के और उनके ऊपर एक तरीके का जासूसी कराया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों के बीच का मुझे लगता है कि सबसे टेंशन वाला समय है, और ये जितना बढ़ेगा आप समझ सकते हैं कि लेबनान के ऊपर इजराइल उतना अटैक करते जाएगा। और ईरान भी इसमें लेबनान को छोड़ते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईरान ने पब्लिकली हमेशा से बोला है कि शांति वार्ता तभी सफल होगी जब इजराइल लेबनान के ऊपर अटैक अपना बंद करे। लेकिन इजराइल ने कभी भी अपना अटैक बंद नहीं किया, वो हमेशा बीच बीच में करते रहा, और उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि हमें लेबनान को किस तरीके से जो उसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स
जहां से वो कंट्रोल कर सकता है, उन सारी चीजों को अपना बढ़त बनाया जा रहा है। जी कपिल जी। मनोज जी, इजरायल और ईरान के बीच में युद्ध तो शुरू हो गया है दोबारा सीजफायर के बाद। अब बात कर लेते हैं ट्रंप की भूमिका की, अमेरिका की भूमिका की। अमेरिका की भूमिका क्या रही? बार बार अमेरिका जो है दादा बनने की कोशिश कर रहा था कि मैंने सीज फायर करवा दिया है ईरान के और इजरायल के बीच में, और जिस तरीके से फोन पर फटकार लगाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को, तो क्या माना जाए नेतन्याहू ट्रंप को लेकर गंभीर नहीं है, अमेरिका को वो चुटपुट समझते हैं, क्योंकि बार बार जो है ट्रंप अपील करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं कि शांत हो जाओ भाई इजरायल, नेतन्याहू जी शांत हो जाओ, लेकिन नेतन्याहू शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो क्या माना जाए नेतन्याहू इजरायल ने अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की कोई ऐसी जो है न्यू दबा रखी है जिससे ट्रंप साहब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके सामने, इजरायल के सामने जो है ट्रंप साहब बौने नजर आ रहे हैं? आखिर क्या कुछ वजह माने इसकी? देखिए, एक चीज हमें समझना होगा कपिल जी कि ट्रंप ने खास करके 2.0 के आने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने, चाहे टैरिफ की नीति हो, वीजा की नीति हो, और जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो सैंक्शन लगाने का काम किया, वो कहीं न कहीं उनके जो राजनीतिक जो छवि थी, और खास करके अमेरिका का जो एक बैकग्राउंड था, जो उसका एक पृष्ठभूमि था, जो वैश्विक राजनीति में हमेशा हेजेमनी को लेकर जाना जाता था, वो डे बाय डे कमजोर होते गया। और उसमें जिस प्रकार से उसने, आप समझ सकते हैं कि यूएस और इजरायल का जो अटैक था, दोनों ने मिलकर ही अटैक किया था ईरान के ऊपर, और उन्होंने कुछ गोल ऑब्जेक्टिव तय किए थे। लेकिन आप देखिए 40 दिनों के युद्ध में जिस तरीके से कहीं से भी कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। और एक चीज इस पूरे घटनाक्रम में अगर आप देख लीजिए तो एक बहुत ही ट्रस्ट डेफिसिट दोनों देश के बीच में देखने को मिला। और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ट्रंप ने, वो चाहे रसिया में पुतिन के साथ बात करना हो, या चाइना जाने के बाद भी जिस तरीके से ईरान को लेकर उन्होंने उस विषय पे किया, लेकिन कहीं से उन्हें समर्थन मिला नहीं, कहीं से उन्हें सपोर्ट मिला नहीं। और हम सब जानते हैं कि आज जो ईरान जिस जगह पे खड़ा है, क्योंकि उसके पास आप देख लीजिए कि उसके जितने भी जो हाई लीडर थे, उन सबको पहले ही दिन एलिमिनेट कर दिया था इजरायल और अमेरिका ने। और उसके बावजूद आईआरजीसी ने जिस प्रकार से वहां पे कंट्रोल लिया, और आप समझ सकते हैं कि जो स्ट्रेटजी बना के जिस तरीके से उन्होंने बिल्कुल एक डिसेंट्रलाइज करके अमेरिका के साथ जो काउंटर किया और मिडिल ईस्ट पे जो अटैक किया, ऐसा नहीं है कि इस युद्ध में सिर्फ ईरान का नुकसान हुआ है, अमेरिका का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये कहना कि जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ से नुकसान होते हैं, लेकिन कूटनीतिक रूप से ईरान ने अमेरिका के ऊपर बढ़त बना के रखा था। और जिस प्रकार से ट्रंप बोलते हैं, हम सब जानते हैं कि वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। तो ये भी हमें समझना होगा कि ट्रंप आज उनका जो स्टेटमेंट है, जिस तरीके से नेतन्याहू उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए नेतन्याहू का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, अमेरिका का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर नहीं है। क्योंकि वो ये लड़ाई अमेरिका की थी नहीं, लेकिन वो उस लड़ाई में जिस प्रकार से इजरायल के साथ आया और बीच में मध्यस्थता करते करते वो इजरायल से दूर होते चला गया। और शायद इसीलिए आप देख सकते हैं कि नेतन्याहू ने जिस तरीके से ट्रंप के बातों को इग्नोर किया, और वो अपने सिक्योरिटी और अपने संप्रभुता के लिए और अपने लोगों के सुरक्षा के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से इन दोनों ने ऑपरेशन फ्यूरी चला के लगभग ईरान के 15,000 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया था, और उसमें से लगभग 12 से 12,500 जो उसके जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स उसको डिस्ट्रॉय किया। और उसके बावजूद भी ईरान कहीं से भी आप समझ सकते हैं कि पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि जो इनका मोटिव था कि वहां पे हम एक सिविल अनरेस्ट होगा, वहां रिजीम चेंज करेंगे। तो आप देखिए, तो इस अटैक के बाद से वहां के लोग यूनाइट हुए हैं, और उनके अंदर राष्ट्रवाद और नेशनलिज्म की फीलिंग्स निकल के आई है, और वो आईआरजीसी के साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। और शायद यहीं पे अमेरिका की सबसे बड़ी भूल हुई। और मुझे लगता है कि, और इजरायल इस चीज को जानता था कि जिस प्रकार से उसने न्यूक्लियर में लगभग जो इनरिचमेंट जो यूरेनियम बना रखा है, और उसमें भी उसे कहीं से सफलता नहीं मिली अमेरिका को, और शायद इसीलिए वो एक तरीके से कहीं न कहीं एक डिफेंसिव मोड में जाने को तैयार हो गए हैं ट्रंप, और शांति वार्ता के पक्षधर। आप देखिए, तो इस पूरे प्रक्रिया में ट्रंप ने हमेशा ऑप्टिमिस्टिक मैसेज देने का प्रयास किया, हमेशा वो चाहे कि किसी भी तरीके से शांति विराम हो जाए। लेकिन इस चीज को समझना होगा कि ये लड़ाई किसकी थी, और ये लड़ाई जब शुरू हुई थी तो उसमें ऑब्वियस था कि ईरान, विशेष करके लेबनान और इजरायल का जो आपसी जो संघर्ष था, उसी का एक बड़ा रूप था ईरान के रूप में। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईरान ही उसको फंडिंग करता है, उसके जितने प्रॉक्सी हैं, चाहे उसके हुती हो और हमास हो, और इवन जिस प्रकार से लेबनान की जो गवर्नमेंट है वहां पे, वो कहीं से भी हिजबुल्लाह को रोकने में सक्षम नहीं है। और इसीलिए शायद नेतन्याहू का भी जो अटैक है वो बढ़ते जा रहा है। और उन्होंने एक तरीके से ये वार्निंग भी दिया है कि आने वाले समय में ये अटैक और तेज होंगे,
और मुझे लगता है कि ईरान भी इसमें पीछे नहीं हटेगा और लेबनान के साथ खड़ा रहेगा। तो ये एक देखने वाला विषय है कि अभी वेस्ट एशिया में जिस तरीके क्राइसिस डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, उसका 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 एग्जिट किस तरीके से हो, क्योंकि पूरा विश्व इस चीज को लेके जूझ रहा है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड का लगभग 20% जो एनर्जी है वो ईरान से, वहां से उसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के जाता है, 20 से 25%। और उसके अलावा और भी बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ हैं वही रूट है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी भी ईरान ने बढ़त बना के रखा है। तो ये कहना कि अमेरिका के कहने से सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि आज वो दिख नहीं रहा है। क्योंकि 100 दिन होने के बावजूद आज फिर से हम उस पहले वाले दिन की स्थिति में जा चुके हैं। तो ये आने वाला जो 24 घंटा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेस्ट एशिया के लिए और वैश्विक राजनीति के लिए कि इसमें किस तरह से ये शांति वार्ता कायम होती है या फिर ये विफल होता है। जी मनोज जी, हमने अमेरिका की बात कर ली है, ट्रंप की बात कर ली है, अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान बार बार मध्यस्थता की बात करता रहा कि दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता कराएगा, ईरान और अमेरिका के बीच में। अभी हाल ही में पाकिस्तान के गृह मंत्री जो है मोहसिन नकवी ने ईरान का दौरा किया था, ईरान के गृह मंत्री से मुलाकात की थी और कहा था कि मुनीर का खत लेकर आया हूं। क्या लगता है कि पाकिस्तान की भूमिका क्या ईरान और अमेरिका की शांति वार्ता कराने में भूमिका हो सकती है, या फिर जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी कि पाकिस्तान जो है ईरान के जानकारी लेने के लिए कि ईरान के मन में क्या चल रहा है अमेरिका को लेकर, वो बात मन को टटोलने के लिए गया है, कितनी सच्चाई है पाकिस्तान के दौरे को लेकर ईरान में? देखिए कपिल जी, पाकिस्तान का शुरू से ही जो अप्रोच रहा है एक बिचौलिए का रहा है और वो इस माध्यम से अपना रिलेवेंट बना के रखना चाहता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। वहां पे आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से मुनीर एक तरीके से इमरान खान को जेल के अंदर डाल के और जो आर्मी का कंट्रोल कर रखा है, और आप समझ लीजिए शहबाज शरीफ भी बिल्कुल एक तरीके से बौने हैं वहां पे उनके सामने, और आर्मी ही सब कुछ ये तय करती है। तो आप शुरुआत में देख लीजिए कि उन्होंने मीडिएशन के लिए जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में करने का प्रयास किया, वो लगभग पहला दौरा, दूसरा दौरा, तीसरा दौरा और तीनों दौरा एक तरीके से विफल हुआ। क्योंकि अगर आप देख लीजिए तो इन तीनों का पाकिस्तान के ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं है, और ये ट्रस्ट डिफिसिट सबसे ज्यादा है। क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ सऊदी अरब के साथ गठबंधन करता है और वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ बातचीत करना चाहता है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। और शायद इस घटना को लेके, क्योंकि आप देख लीजिए तो ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर आपस में टच करता है और वहां पे भी सिया मुस्लिम्स वहां पे पाकिस्तान में रहते हैं। तो ये एक रीजनल और खास करके अपने डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए पाकिस्तान इसमें आगे आया, लेकिन जिस तरीके की घटनाएं निकल के आई उसमें अभी तक उसे कहीं से सफलता नहीं मिल रही है। आप देख लीजिए एक तरीके से जिस प्रकार से उसने ईरान के साथ भी जब वार्ता शुरू हुई थी तो ईरान ने वहां जाने से मना कर दिया दूसरे दौर की वार्ता में। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान आज के डेट में अमेरिका का एक तरीके से बिल्कुल रबर स्टैंप के रूप में काम करेगा, और ईरान इस चीज को भली भांति जानता है। इसीलिए शायद इन दोनों तीनों देश के बीच में सहमति बना नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में खास करके जो इस्लामिक जो देश हैं उसमें पाकिस्तान का जो एक अप्रोच रहा है कि हमेशा से अपने आप को, चूंकि उसके पास न्यूक्लियर है और इस न्यूक्लियर का जो एक ओरिजिन है उसके पीछे अमेरिका का क्या पोजीशन है, स्टैंड है, पूरा वर्ल्ड जानता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से वो अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए, और विशेष करके अमेरिका के साथ उसका जो इकोनॉमिक जो पैकेज जो मिलता है आईएमएफ के थ्रू जो दिया जाता है, और इवन ट्रंप का जो एक पर्सनल जो बिजनेस है पाकिस्तान के साथ और मुनीर के साथ, तो उस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान इसमें एक शांति वार्ता की तरफ एक पहल करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो घटना है, जो वस्तु स्थिति है, क्योंकि अगर आप देख लीजिए इसमें इजराइल को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, और आप पाकिस्तान और इजराइल का जो संबंध है उस संबंध को आपको देखना होगा। तो मेरा ये मानना है कि जब तक इजराइल इस पूरे क्राइसिस में उसका पोजीशन क्लियर नहीं हो जाता है तब तक कहीं से भी ये युद्ध शायद मुझे लगता है कि रुकने वाला है नहीं। क्योंकि एक तरीके का ये आप देख सकते हैं कि ये बीच बीच में कुछ दिनों के लिए शांति वार्ता तो है, लेकिन ये जहां पे भी जरूरत पड़ा है इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया। तो ये कहना कि पाकिस्तान इस चीज को एग्जीक्यूट करा लेगा, मेरी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो समझ बनती है, मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान इस चीज को सफल कराने में कहीं से सक्षम है। क्योंकि जो भी स्टेक होल्डर है उनका कोई एक ट्रस्ट नहीं है, और जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, जब तक वो कम्युनिकेशन का एक चैनल ओपन नहीं होगा, तब तक शायद मुझे नहीं लगता है कि ईरान इस चीज को मानने को तैयार होगा। और दूसरा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पे आप देख लीजिए IRGC ने जिस तरीके से एक बढ़त बना के रखा है ईरान में,
और आईआरजीसी का कहीं से भी पाकिस्तान के प्रति कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर है नहीं, क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान ने हमेशा से चीट किया है। और वो लगभग आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अमेरिका और जब चाइना का जो विजिट चाइना में जब हो रहा था ट्रंप का, तो आप उस समय देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज में किस तरीके से पाकिस्तान का जो 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 डबल स्टैंडर्ड था वो एक्सपोज हुआ था। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान इस चीज में ऑब्वियसली कि अमेरिका के इशारे पे इन सब सारे चीजों को ओपन करके रखा है। आप देखिए इसके पहले भी ओमान के साथ भी जिस तरीके से अमेरिका ने एक तरीके से जो स्टेटमेंट दिया, क्योंकि ओमान भी उसका एक नेचुरल एलाई रहा है शुरू से, लेकिन इस युद्ध में भी उसने कहा कि आज अमेरिका के जो जो विदेश नीति है वो ट्रंप को बिल्कुल एक तरीके से डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, और इसको लेके अमेरिका ने भी बड़ा कड़ा स्टेटमेंट दिया था। तो मेरा ये मानना है कि उस एरिया में ये जो अनरेस्ट है ये और बढ़ेगा, और इसमें जब तक इजराइल का जो स्टेक है वो अगर नहीं क्लियर होता है तब तक शायद मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी शांति वार्ता होने वाली है। और पाकिस्तान शायद इस चीज को लेके कहीं से भी सफल होते हुए दिख नहीं रहा। अभी तक के जितने भी ऑप्टिक्स और टूल्स जो उसने यूज किए हैं वो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये शांति वार्ता पूरी तरीके से स्थिर हो जाए। जी मनोज जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बयान दिया था कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो भी डील होगी वो इजराइल को माननी होगी, एक्सेप्ट करना ही होगा। उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा था और जिस तरीके से फोन पे फटकार भी लगाई थी, लेकिन अब इजराइल जो है मानने को तैयार नहीं है, उसने ईरान पर हमला कर दिया है। क्या लगता है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो शांति वार्ता की बात करते हैं, ईरान से बोलते हैं कि हमारी जो शांति वार्ता की बात वो अंतिम दौर पर है, दूसरी तरफ कहते हैं वो कि अगर ईरान ने उनकी जो है शर्तों पर सहमति नहीं की अगर, तो उसका खामियाजा भी जो है ईरान को भुगतना होगा। अमेरिकी जो सेना है एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकती है, और अब जो है हमले फिर से शुरू हो गए हैं ईरान और इजराइल के बीच में। तो क्या मानूं, फिर वही सवाल है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू गंभीर नहीं मानते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिस वजह से वो लगातार जो है हमले कर रहे ईरान पर। क्या माना जाए कि इजराइल और अमेरिका में एक दूसरे में जो है सुपर पावर बनने की इच्छा है, इसलिए जो है इस तरीके की जो है तस्वीर सामने आ रही है? देखिए कपिल जी, एक चीज तो हम सब देख रहे हैं कि जिस प्रकार से शुरुआत में जो ईरान ने अपना जो प्रस्तावित मसौदा जो प्रस्तुत किया था अमेरिका को, और उसमें जिस तरीके से ईरान ने जो डिमांड्स रखे थे उसको शायद कुछ हद तक बातें निकल के, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं से नहीं आया। हालांकि ट्रंप ने हमेशा से इस चीज को एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक के रूप में उन्होंने हमेशा रखने का प्रयास किया कि हम बहुत ही शांति वार्ता के क्लोज हैं और धीरे धीरे ईरान इस चीज को मान जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं जब से मुस्तफा जो कि आज के डेट में जो सुप्रीमो हैं, वो जिस तरीके से इन सब चीज़ों को लेके, विशेष करके जो उनका जो न्यूक्लियर जो बनाने का जो प्रोग्राम है उसको लेके जिस तरीके से आईआरजीसी जो रिजिड है, और वही नहीं बल्कि वहाँ के राष्ट्रपति जो पेजिस्कियान है उनका भी अगर आप स्टेटमेंट देख लीजिए तो बिल्कुल ही परमाणु कार्यक्रम को उन्होंने लेके एक पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया है कि वो हमारे नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए हम बना रहे हैं, न कि किसी को अटैक करने के लिए बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आज ईरान भी उस शर्त को मानने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार से अमेरिका और विशेष करके इजराइल का जो मोटिव था कि उसने अभी भी उसका स्टेटमेंट नेतन्याहू का आते रहता है कि हमें वहां से उसका जो न्यूक्लियर हम उसे देश बनने नहीं देंगे, और जिस प्रकार से ईरान ने इनरिच यूरेनियम बना रखा है और उसमें से कहीं से भी जिस शुरुआत में अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया कि वो हमें सौंपेगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ना आईआरजीसी की तरफ से, ना वहाँ के राष्ट्रपति की तरफ से, और ना ही वहाँ कोई भी डिप्लोमेटिक चैनल की तरफ से इस चीज को लेके क्लियरिटी आई ईरान की तरफ से कि हम अपना यूरेनियम इनरिचमेंट एक तरीके से सरेंडर करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा जो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं, उन सब चीजों की वो डिमांड कर रहा है, और इस वार्ता में इसको रखा गया है कि जब तक ये वार्ता तभी सफल होगी कि जो हमारे नुकसान हुए हैं, जो उसका जो वहां पे इस 40 दिनों के युद्ध में जिस तरीके से जो कैजुअलिटी हुई है उसका मुआवजा चाह रहा है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो जो उसके ऊपर जो उसके जो इकोनॉमी जो अमेरिका ने जो सीज कर रखे थे उसको चाहता है रिलीज कराने के लिए। तो इस स्तर पर वार्ता हुई थी, लेकिन कहीं से उसमें सफलता दिख नहीं रही है, और शायद इसीलिए ईरान को भी जो एक पॉजिटिव था कि अमेरिका के कहने पे इजराइल अटैक लेबनान पे करना छोड़ देगा। तो देखिए एक चीज समझिए कि ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर आप देख लीजिए तो वहां पे ईरान, इजराइल
और लेबनान और खास करके जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, ये इनका रीच जो है ईरान के मिसाइल और ड्रोन के अंतर्गत आता है और अमेरिका बहुत दूर है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो प्राइमा फेसी है, जो विशेष करके जो फर्स्ट स्टेक होल्डर्स हैं वो इजराइल ही है और खास करके मिडिल ईस्ट के वो जो देश है जहाँ पे आर्मी के बेस है, तो इस यूएस आर्मी बेस है। तो इसलिए अमेरिका दूर से बैठ के इन सब सारी चीजों को जिस तरीके से कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, तो मेरा ये मानना है कि ईरान ने जो एक कूटनीतिक तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से जिस तरीके से उसने अमेरिका को एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो एक मतलब बैंडिंग पोजीशन में ला के कर दिया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जितने उसके आर्मी बेस है, आज जिस सुरक्षा के लिए जो मिडिल ईस्ट के जो देश अमेरिका के ऊपर रिलाई कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि चाहे यूएई हो, कतर हो, सऊदी हो, सब पे ईरान ने लगभग अटैक किए हैं और उस अटैक ने वहां के लोगों में भी एक तरीके का अनरेस्ट पैदा कर दिया, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से अमेरिका को कमजोर होते हुए दिखा रहा है। दूसरा आप समझ सकते हैं जो अब्राहम एकॉर्ड था, उसको भी लेके अमेरिका ने जो बात की कि पूरे जो जो देश उसमें शामिल नहीं है उनको इन सब चीजों को मानने के लिए, तो ये इजराइल के एजेंडे को आगे बढ़ाया। तो ये आप देख लीजिए, तो तीनों देश के एजेंडे अलग हैं, मोटिव अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग है, और उसमें जिस प्रकार से इजराइल अटैक करते जा रहा है, कहीं से भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी ही विचित्र स्थिति अंतर्राष्ट्रीय जगत में हो गई। और आप देख सकते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे विफल हो चुके हैं। कहीं से भी कोई चाहे यूएनओ हो या वर्ल्ड बैंक हो, डब्ल्यूटीओ हो, इस तरीके के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सारे चीजों को कंट्रोल करने का काम करते हैं, आप देख सकते हैं कि वो सारे एक तरीके से मौन है, एक तरीके से बौने साबित हो रहा है। तो ये कहना कि आज के डेट में ये शांति वार्ता हो जाएगी, मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि जिस तरीके से इन तीनों देशों के जो जो अपने अपने ऑब्जेक्टिव में कोई एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है, तो ये विकल्प मुझे लगता है कि अभी जिस प्रकार से ये 100 दिन बाद फिर से जो अटैक ईरान और विशेष करके इजराइल के द्वारा जो शुरू हुआ है, ये और आगे बढ़ सकता है। और उस स्थिति में मुझे लगता है कि ये युद्ध और तेज होगा और मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक राजनीति में एक तरीके का अस्थिरता देखने को और मिलेगी हम सभी को। जी मनोज जी, आपने ईरान की सीज की हुई प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र किया है कि अमेरिका ने जो ईरान की संपत्ति को जब्त कर रखा है, वो ईरान उसको रिलीज करने की बात बार बार कहता रहा है। शांति वार्ता के मसौदे में भी वो बातें थी, जिक्र था। लेकिन जिस तरीके से कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिकी मीडिया की तरफ से जो बयान सामने आया, उनका कहना था कि ईरान की जो सीज की संपत्ति है अमेरिका के पास, पहले तो वो विचार कर रहा था कि कुछ हद तक लौटा दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए, लेकिन अब जिस तरीके से ईरान ने जो है परसों जो हमला किया था, कुवैत और बहरीन में हमला किया था, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे थे कि जो अभी ईरान की संपत्ति है उसको हम जो है खाड़ी देशों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं कुवैत में जो हमला ईरान ने किया था, बहरीन में जो हमला किया था, उसमें जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई जो है ईरान की संपत्ति से होगा। क्या लगता है यही टीस थी, यही खुन्नस थी जिस वजह से ईरान ने इजराइल पर हमला किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से पिछले दौरे की जो वार्ता चल रही थी उसमें ये सारी चीजें निकल के आई, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि ट्रंप का जो डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उसमें वो बहुत बुरी तरीके से घिर चुके हैं। और अभी जो आने वाले समय में जो इलेक्शंस हैं, जिस तरीके से वहां पे रिपब्लिकन्स के का जो एक तरीके से जो ग्राफ रेट है और जिस तरीके से डाउन होते जा रहा है, उसमें उनके ऊपर दबाव बन रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस चीज को लेके वहां के सुप्रीम कोर्ट ने भी टैरिफ को लेके जिस तरीके से ट्रंप को अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो थे उसको घोषित किया। और दूसरा आप देखिए जिस प्रकार से अभी इस युद्ध को लेके वहां पे डेमोक्रेट्स ने जो बिल लाए थे, वहां पे भी एक तरीके से रिपब्लिकन्स को डिफीट उनके खिलाफ प्रस्ताव आया युद्ध को लेके। तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो ग्रोथ रेट है, जो उनका जो पॉपुलैरिटी रेट है ट्रंप का, वो अमेरिका के अंदर बहुत कम होते जा रहा है। और वहां पे अगर आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देख लीजिए, वैश्विक राजनीति में देख लीजिए, तो वहीं ईरान ने अपने कूटनीति के माध्यम से इस पोस्चरिंग को बहुत ही पॉजिटिव लेके रखा। और उस वार्ता में जिस प्रकार से शुरुआत में जैसा लगा कि जो उसके जो सीज की हुई जो प्रॉपर्टी है, जो उसके इकोनॉमी है, उसको अमेरिका रिलीज करेगा, वो लगभग 22 अरब डॉलर की जो बात है उसमें उसने ये रखा है कि 50% पहले हमें दिया जाए और उसके बाद जैसे जैसे शांति वार्ता आगे बढ़ेगी उसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो शायद आप समझ सकते हैं कि आज तक अमेरिका ने जो पिछले गवर्नमेंट विशेष करके ओबामा प्रशासन को लेके हमेशा से ट्रंप ने काउंटर किया है कि जिस प्रकार से उन्होंने ईरान के साथ जो डील किया और कुछ उसको जो पैसे वापस किए, तो और आज वही अगर अमेरिका और ट्रंप इस चीज को करते हुए आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो पॉलिटिकल
जो विशेष करके जो कंस्टिट्यूएंसी है वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ होते हुए जाएगा। और हाँ, ऐसा नहीं कि आज अमेरिका का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वहां पे भी आप देख सकते हैं, चाहे इन्फ्लेशन हो या जो जिस तरीके की वहां पे भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को जो हम सबको मिल रही है। ऐसा नहीं कि अमेरिका आज नो डाउट ठीक है विश्व का सबसे पावरफुल नेशन के रूप में जाना जाता है, लेकिन वहां पे इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर वहां के आप देख लीजिए तो ट्रंप को ये नेक्स्ट पारी मिलने वाली है नहीं, वो उनका आखिरी कार्यकाल है ये। और इस आखिरी कार्यकाल में अगर यहाँ के आने वाले समय में जो चुनाव है अगर उसमें उनकी पार्टी को डिफीट मिलता है तो मे भी इनका इम्पीचमेंट भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से ट्रंप ने मेगा की जो बात की थी, अमेरिका फर्स्ट की बात की थी, वो कहीं से सफल होते हुए दिख नहीं रहा है। और उस स्थिति में ईरान को ये बेल पैकेज देना और उसके जो सीज की हुई जो प्रॉपर्टी और खास करके जो उसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उसको वापस करना कहीं ना कहीं अमेरिका को डोमेस्टिक राजनीति में और विशेष करके ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसीज है उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हुए दिखता। और इसीलिए शायद आज वो इन सब चीजों को लेके कि जो मिडिल ईस्ट में जो हमारे आर्मी बेस और खास करके जो सिविलियन एरिया में ईरान ने जो अटैक किया उसका कंपनसेशन के रूप में इसको लगाने की बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए अमेरिका की जो पॉलिसीज रही है, जो अमेरिका की खास करके विदेश नीति में उसने अपने हेजेमनी को स्थापित करने के लिए जिस प्रकार से हर चाहे कोई भी युद्ध हो आप देख सकते हैं उसका पुराना इतिहास रहा है। और उसने हमेशा से ही एक अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से युद्ध के माध्यम से, डिफेंस के माध्यम से और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के ऊपर सैंक्शन लगा के जिस प्रकार से अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करता है वो शायद पूरे वर्ल्ड के सामने आज अमेरिका बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और ये इसका पूरा क्रेडिट अगर जाता है तो ट्रंप को जाता है। और इस ग्लोबलाइजेशन के समय में जिस प्रकार से अमेरिका जिसने इस नीति को बनाया और 90s के बाद से यूएसएसआर के विघटन के बाद से जैसे पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को उसने खड़ा करने का प्रयास किया वो पूरी तरीके से एक तरीके से डिटोरिएट होते हुए जा रहा है, पूरा यू टर्न होते हुए जा रहा है, 360 चेंज होते हुए दिख रहा है। तो आज के डेट में ये कहना कि जो अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसीज है आप देख सकते हैं, इवन भारत के साथ भी अगर हम उसको देख लें तो जिस प्रकार से 2008 के न्यूक्लियर डील के बाद से भारत के नेतृत्व ने जिस प्रकार से यूएस के साथ जो एक ट्रस्ट से बिल्डअप किया था उसको इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय से जिस प्रकार से एक तरीके से डिस्टॉर्ट किया और उसका आप नतीजा देख सकते हो टैरिफ को लेके। और अभी भी अमेरिका और इंडिया का जो इकोनॉमिक जो डील है अभी तक कहीं से भी पूरा होते हुए दिख नहीं रहा। अभी इस पे डिस्कशन चल रहा। अभी मार्को रूबियो का जो दौरा हुआ था और उसमें ट्रंप का देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर टेलीफोनिक जो उनका कम्युनिकेशन था उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज अमेरिका ने जो चीजें भारत के अगेंस्ट में डेड इकोनॉमी बोलने वाला जो देश था अमेरिका, आज आप समझ सकते हैं कि वो क्या किस तरीके से बोल रहा है। तो ये इससे कहीं ना कहीं अमेरिका की जो अंतर्राष्ट्रीय जो उसका जो परसेप्शन था उसको ट्रंप ने बुरी तरीके से डिस्टॉर्ट किया है। और इसका मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से उसका उनको खामियाजा उठाना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। और इसमें ईरान और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है और उसमें जिस प्रकार से उसने ऑपरेशन फ्यूरी के माध्यम से ईरान के अंदर जो इंटरवेन किया उसमें वो कहीं से सफल होते हुए दिख नहीं रहे, क्योंकि उनका एजेंडा यही था। क्योंकि वो जानते थे कि वेनेजुएला में जिस तरीके से उन्होंने वहां पे कंट्रोल किया उन्हें ऐसा लगता था कि हम यहाँ जाके जो ईरान का जो खास करके जो तेल है उस पर हम कब्जा कर लेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है और आप उनके पूरे इस पॉलिटिकल जर्नी को देख लिए तो हमेशा एक राष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि एक ट्रेडर के रूप में उन्होंने काम करने का कोशिश किया, जिसके चलते आज उनकी स्थिति ऐसे देखने को मिल रही है। जी मनोज जी, जिस तरीके से आज ईरान और इजरायल के बीच में युद्ध चल रहा है, क्या माना जाए इसकी चिंगारी जो है अमेरिका से शुरू होती है? क्योंकि जिस तरीके से कल और परसों के हम 2 दिन के वाकया देखें, घटनाक्रम देखें, पहले क्या होता कि ईरान जो है अपने ड्रोन से निगरानी करता है हॉर्मुज स्ट्रेट पर, ईरान को इससे दिक्कत होती है, ईरान उनके ड्रोनों को जो है मार गिराता है। इसके बाद जो अमेरिका है वो ईरान के रडारों को निशाना बनाता है, वहां पर हमला करता है। उसके बाद ईरान जो है उन हमलों का जवाब जो है कुवैत और बहरीन में जो है हमला करके अमेरिकी सन ठिकानों पर हमला करके चुकाता है। तो क्या माना जाए, जिस तरीके से ईरान के बीच में अमेरिका के बीच में सीज फायर जारी है, ईरान और इजरायल के बीच में सीज फायर जारी है, तो क्या लगा बेंजामिन नेतन्याहू को यह लगा कि सीज फायर तो ईरान और अमेरिका के बीच में भी है, उसके बाद भी ईरान ने जो है अमेरिका ने ईरान के रडार को हमला बनाया है, हमला किया है, निशाना बनाया है, तो हम पीछे क्यों रहे भैया? तो इसकी जो जन्मदाता इस युद्ध का जो आज जो तस्वीर सामने आ रही है, इसकी चिंगारी क्या अमेरिका की तरफ से ही भड़की है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से अमेरिका ने शुरुआत में भी न्यूक्लियर को लेके ईरान के ऊपर जो अटैक किया, एक तरफ तो अमेरिका वार्ता कर रहा था और वार्ता करते करते उन्होंने ऑपरेशन चला के जिस प्रकार से उसके पूरे
न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय करने का जो श्रेय लिया, और फिर उसके बाद से आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से इजराइल के ऊपर ईरान के द्वारा और खास करके हिजबुल्लाह के द्वारा जो अटैक हुआ, और उसमें इजराइल ने जिस तरीके से उनको इस पूरे युद्ध में ट्रैप किया अमेरिका को, शायद जो पेंटागन का जो थिंक टैंक है वो कहीं ना कहीं उसको आकलन करने में उससे बहुत बड़ी भूल हुई, और इसीलिए शायद अमेरिका इस युद्ध में आया, क्योंकि उसे पता था कि जिस प्रकार से हम वेनेजुएला में जो कंट्रोल किए, शायद ईरान में भी हम कंट्रोल करके वहां पे रिजीम चेंज कर देंगे, और रिजीम चेंज करने के बाद से प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट्स, क्योंकि आप देख लीजिए तो ईरान लगभग 40 साल से वो उसका IRGC का एक ही स्टेटमेंट रहता था, किल टू अमेरिका किल टू इजराइल, और इसी मोटिव को लेके वो पिछले 40 सालों से आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ईरान ने अपने आप को बिल्ड किया। और देखिए एक चीज हमें समझना होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन आपका मित्र है कौन आपका एनिमी है वो सब इंटरेस्ट बेस्ड के हिसाब से तय होता है। अगर आप देख लीजिए तो ईरान के पीछे चाइना एक तरीके से बिल्कुल खड़ा है, रसिया भी कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आप देखिए पिछले 4 साल से ज्यादा होने जा रहा है रसिया यूक्रेन क्राइसिस में अमेरिका ने जिस प्रकार से यूक्रेन को मदद किया, और शायद पुतिन भी इस चीज को समझते हैं, और शायद इसीलिए आप देख सकते हैं कि रसिया ने भी हमेशा से एक बड़ा ही एक अपना पोजीशन क्लियर करके रखा है। तो इन सब सारे चीजों घटनाओं को अगर हम डॉट्स को जब मिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि ट्रंप बुरी तरीके से इस पूरे क्राइसिस में एक्सपोज हो चुके हैं, और ट्रंप की नीतियों के चलते, क्योंकि देखिए अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है सुप्रीमो पोजीशन है, उसके पास वीटो पावर है और किसी भी चीज को लेके जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने चाहे आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से जो उनको नुकसान अभी जो देखने को मिल रहा है ये और बढ़ेगा। और इसमें ऑब्वियस है कि इजराइल एक बेसिक स्टेक होल्डर था इस पूरे वेस्ट एशिया क्राइसिस में, लेकिन उसको शुरू से ही शांति वार्ता में कहीं से रखा नहीं गया। तो और इजराइल को ऐसा फील हुआ कि जिस प्रकार से अमेरिका और ईरान इजराइल के इंटरेस्ट को छोड़ के आपसी जो शांति वार्ता करने के लिए अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इजराइल को ये लगा कि मेरा जो गोल है, जो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है पूरा नहीं हो पाएगा। और आप देख सकते हैं कि आप अगर इजराइल का आकलन कर लीजिए, अगर हम उसका पिछला तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए तो डे बाय डे उसका जो गोल है उसमें उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर रहा है। और इस मौके को, क्योंकि देखिए टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और जिस प्रकार से नेतन्याहू का वहां पे चुनाव में जाना है, और जब तक वहां पे लेबनान के ऊपर बढ़त नहीं बनाएंगे तब तक शायद वहां पे चुनाव में उनको विक्ट्री मिलने वाली है नहीं। तो इसलिए वो कहीं से भी अपने एजेंडे को नहीं छोड़ सकते। उनका जो गोल है उसको प्राप्त करने के लिए वो लेबनान पे अटैक करेंगे, और एक तरीके से आप देख लीजिए तो जमीनी स्तर पे भी उनका मोटिव यही था कि हम 25% जो उसका एरिया है उसको कब्जा करेंगे। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बिल्कुल समय का अभाव है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। फिलहाल के लिए आपने जो है इस चर्चा में हिस्सा लिया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मनोज जी।